Bismillahirrahmanirrahim. Respectable participant, welcome to the new session, that is lecture number 8 for today. मेरी आवाज आ रही है आपको? तो पिछले लेक्चर्स की सिलसिले में आज का जो सेशन है वो भी हमारा 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहले पार्ट के अंदर मैं जो चीज़ें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ वो है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर और सेक्रेटरी इन लोगों का मैंने शेयर किया था। तो इस लेक्चर के अंदर रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो मैं लूँगा, और इसके बाद पार्ट 2 के अंदर जो है वो हम लेंगे ऐसी उसका पैसेज मैं आपको दूंगा। उसकी आप प्रेसी जो है कोई 15 मिनट देखने के बाद मेन पॉइंट्स ले लें, देन आई विल गिव यू ए सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ये तकरीबन कोई 16 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, वहीं से मैंने प्रेसी उठाई है आपकी। और तीसरा पार्ट जो है उसके अंदर हम रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज ए न्यू एडिशन इन आवर लेक्चर। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत मैं आपसे शेयर करूंगा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वर्क कैसे करती है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर हम उसकी डिटेल में हम जाएंगे। तो प्लीज फाइनेंशियल एडवाइजर का जो रोल है मैंने आपसे शेयर किया था कि सेक्रेटरी जो होता है, फेडरल सेक्रेटरी जो होता है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो कहलाता है। इट मीन्स ही wears so many caps on his head. He is an administrative person, he is a finance man, he is a project director, he is a liaison officer, and above all, he is the advisor to the minister and the government. वो 4-5 जो फंक्शंस हैं उनमें मैंने जो ड्रॉ किया था वो उसका फाइनेंस का रोल था। फिर उसके बाद दैट फेलो इज असिस्टेड बाय 2 पर्सन्स। वो एक उनमें CF एंड AO, चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर था, जो कि ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है, और नॉर्मली ही इज फ्रॉम द पाकिस्तान ऑडिट डिपार्टमेंट। दूसरा आदमी जो उसको फाइनेंस के अंदर असिस्ट करता है वो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है, और फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो फाइनेंस डिवीजन का ग्रेड 20 का ऑफिसर होता है। इसमें ये एक जॉइंट सेक्रेटरी होता का एक ऑफिसर है जिसको फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंस डिवीजन तैनात करता है। इसके नीचे डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, और इनको मिनिस्ट्रीज एलोकेटेड होती हैं जहां ये अपनी फाइनेंशियल एडवाइस जो है वो रेंडर करते हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। तो अल्टीमेट अरेंजमेंट ये बनती है कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर, द सेक्रेटरी इज द हेड इन द फाइनेंशियल मैटर्स। ही इज असिस्टेड बाय 2 ग्रेड 20 ऑफिसर्स, one from your general department and the second one from the finance division. तो ये जो फाइनेंशियल एडवाइजर का जो रोल है इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये असिस्ट करता है सेक्रेटरी को। तो स्टे विद मी, मैं थोड़ा सा इसको मजीद एलेबोरेट करता हूँ कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स facilitate and support the operations of ministries, divisions,
that they are assigned to, and to provide constructive advice to the principal accounting officer. The financial advisory scheme has the following elements. ये एक फाइनेंशियल जो सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल एंड बजटिंग है फेडरल गवर्नमेंट का, ये डॉक्यूमेंट अगर आपको कहीं से मिल जाए तो the respectful participants are requested to get the copy from those people. अगर कहीं से डाउनलोड हो सकती है तो वो भी आप की जा सकती है। वैसे मार्केट में ये शायद अवेलेबल ना हो, आपके ऑफिसेस में हो सकती है कि आपको मिल जाए। तो फाइनेंशियल एडवाइजर की स्कीम जो है वो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। पहली कैटेगरी उसमें ये है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो he shall continue to be under the administrative control of the finance division। ये बंदा जो है ये फाइनेंस डिवीजन का है और उसी के कंट्रोल में रह के ये काम करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के मातहत नहीं होगा। He will just render his services to the principal accounting officer of any ministry to which he is interested in the charge। पहला फंक्शन है कि कंट्रोल एंड फाइनेंस डिवीजन का होगा, काम करेगा उन मिनिस्ट्री के साथ जहां उसके ऑर्डर किए गए हैं टू गिव द एडवाइस टू दोज मिनिस्ट्रीज। दूसरा इसका जो रोल है, ही एक्सरसाइजेस द पावर्स ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी टू द फाइनेंस डिवीजन टू विच ही इज अटैच्ड। कि ये जॉइंट सेक्रेटरी की जो पावर होती है वो फाइनेंस डिवीजन के अंदर वही पावर जो है वो इसके साथ जो है वो अटैच होती है फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। फाइनेंशियल तीसरा इसका जो रोल है या फंक्शन है कि फाइनेंशियल एडवाइजर शैल रिप्रेजेंट द फाइनेंस डिवीजन इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर एंड बी द फोकल पर्सन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री और द डिवीजन। ये आदमी जो है ये फाइनेंस डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा एक जामे तरीकाकार के तहत, और he would be declared as a focal person about the financial management of the ministry or division to which he is attached। चौथा रोल कैसे ये प्ले करता है, he shall monitor monthly statement of expenditure and receipts forwarded by the CFAO। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपसे अर्ज किया था कि चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो तो बैठता जो है वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर के दफ्तर में के साथ ही है, और वो सारे मामलात को देखने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे आर मॉनिटर्ड बाय द क्या कहते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर उसको ओके करेगा तो फिर मंथली स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसीट्स जो है वो फॉरवर्ड होगी फाइनेंस डिवीजन को। पांचवा रोल ही प्लेस कि अगर कहीं उसका कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आ जाता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में जो कि उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है, तो वो अपने कमेंट्स के साथ एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट कर देता है कि सच फ्लॉज errors omissions have been found in the monthly statement of expenditure and receipts prepared by the ministry by a designated person or officer called chief finance and accounts officer। तो इस तरीके से ये हेल्प आउट करता है मिनिस्ट्री को। तो बी पार्ट इसका क्या है कि फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो उसके अंडर डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं वो काम करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिविजन्स एलोकेटेड एंड द क्वांटम ऑफ वर्क इंटरेस्टेड टू हिम। कि कितने जॉइंट सेक्रेटरी के पास डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं
वो डिपेंड करता है कि उसको कौन कौन से मिनिस्ट्रीज जो है वो दी गई हैं जिनके फाइनेंशियल मैटर्स को उसने देखना है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है वो ये है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र और डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो स्टाफ है वो फाइनेंस डिवीजन के बजट से तनख्वाह लेता है, और ही इज नॉट पेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री जिसका वो काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स कि वो काम तो मिनिस्ट्री का करते हैं लेकिन तनख्वाह अपने पेरेंट महकमे से लेते हैं, फाइनेंस डिवीजन से। सी कंपोनेंट इसका जो मेजर आगे फर्दर है कि ये काम क्या करेगा। एडवाइस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन केसेस फॉलिंग आउटसाइड द field of delegated powers shall be binding and administrative ministerial divisions. If you recall into your minds, तो previous lecture के अंदर मैंने चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर जो है उसकी मैंने आपको कुछ पावर्स जो हैं वो दी थी कि चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो तो मिनिस्ट्री के अंदर ही बैठता है और वो असिस्ट करता है प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को। तो उसके अंदर वो क्या चीज देखता है, उसको कुछ डेलीगेटेड पावर्स होती है। डेलीगेटेड पावर्स क्या है? डेलीगेटेड पावर्स जो हैं उनकी कि जो पेमेंट के बारे में जो जनरल जो प्रिंसिपल ले डाउन किए हैं फाइनेंस डिवीजन ने, उसके बारे में वो जो है वो एडवाइस नहीं करता, बल्कि आउटसाइड दैट डेलीगेटेड पावर्स जो है वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स या अपनी एडवाइस जो है वो रेंडर करता है। और वो कौन से हैं नॉन डेलीगेटेड फील्ड्स, पिछला लेक्चर अगर आप खोलेंगे तो उसमें ये है कि फॉरेन एक्सचेंज के बारे में एडवाइस ये देता है, सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में अपने कमेंट्स देता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं चूँकि ये डेलीगेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं होती इसलिए इसका रोल इसके अंदर आके बढ़ जाता है। In case of difference of opinion with the financial advisor, the secretary of the ministry division may take up the case with additional finance secretary expenditure या finance secretary या minister कंसर्न जो होता है उसको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट कर सकता है। देखें, फाइनेंस के आदमी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना तो एक लाजमी एक अमर है। इसके बगैर अगर हर चीज़ ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की मानता चला जाए तो फिर फाइनेंस के मैटर जो हैं वो शायद इतने अच्छे अंदाज से ना चल पाएँ। तो whenever such occasion arises, principal accounting officer differs with the financial advisor. तो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर कैन रेफर द केस टू द एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर या फाइनेंस सेक्रेटरी को या मुतलका मिनिस्टर जो है उसका उसको वो अपना केस टेकअप कर सकता है कि I'm not agreeing with the financial advisor's advice. नेक्स्ट रूल इसका जो मेन है डी हेडिंग के तहत, द फाइनेंस डिवीजन मेन जो फाइनेंस डिवीजन है शैल कंटिन्यू टू डील विद द मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन, application and relaxation of service and financial rules and regulations and allocation of foreign exchange in accordance with the prescribed procedure. फाइनेंस डिवीजन का काम क्या होता है? फाइनेंस डिवीजन एक्चुअली उसका काम रूल की इंटरप्रिटेशन होता है, कोई रिलैक्सेशन सर्विस मैटर्स में या फाइनेंशियल रूल्स में हो और रूल्स एंड रेगुलेशन में हो तो उसको देखना उसका काम होता है, और एलोकेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो करना जो है वो फाइनेंस डिवीजन मेन विंग का ये काम होता है।
नंबर 2 इसके अंदर ये है कि एक्सेप्ट for the cases related to interpretation, application, and relaxation of service rules and regulation, which shall be forwarded by the ministry's divisions directly to the finance division regulation में यहाँ पर एक्सेप्शन एक एंट्री क्रिएट की गई है कि ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो रेगुलेशन बैंक को रेफर होते हैं, जो कि इसके ऊपर अपनी एडवाइस जो है वो देता है फाइनेंस डिवीजन में जो है। बाकी जो फाइनेंशियल एडवाइस के जो रोल हैं वो जनरली रूट होते हैं आम फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू, लेकिन interpretation of rules, application and relaxation of service and financial matter rules या regulation जो हैं और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में वो डायरेक्टली जो है वो मेन डिवीजन करता है। बाकी चीजें जो हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस के साथ मूव करती रहती है। मेजर रोल इन under the heading E, financial sanctions relating to service rules and regulations which are recorded with the concurrence of the finance division, the regulation wing, will be endorsed to audit through that wing and not through the deputy financial advisor of the ministerial division. फाइनेंशियल सैंक्शंस से मुतल्लिक जो चीजें हैं उनकी कॉन्करेंस जो है वो फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन बैंक को भेजी जाती है, जो कि कॉपी इंडोर्स करता है ऑडिट को। इसके लिए डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्क के लिए अटैच है, उसकी जरूरत नहीं होती। मींस कि दिस इज द कंस्ट्रेंट ऑन द रोल ऑफ द डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर पर्टिकुलरली, कि जो रेगुलेशन बैंक को जो केस जाएंगे वहां के लिए इसकी एडवाइस की जरूरत जो है वो नहीं रखी उन्होंने फाइनेंशियल सैंक्शन से मुतल्लिक। अब हम देखते हैं कि रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंस डिवीजन को किस तरीके से रेफर की जाती हैं ये चीजें। इन केसेस वेयर द रेफरेंस टू द फाइनेंशियल एडवाइजर oblique finance division is necessary, the chief finance and accounts officer shall ensure। अब चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर जो है वो तो मुलाजिम जो है वो प्रिंसिपल मिनिस्ट्री और डिवीजन का है जिसके साथ उसकी पोस्टिंग हुई हुई है, बट वो क्या करता है फाइनेंशियल एडवाइजर कि उसकी जो वो प्रिपेयर करता है एडवाइस के लिए कोई मैटर जो है, तो उसके अंदर क्या चीजें देखनी होती हैं। द केस इज properly examined in accordance with the relevant rules and orders. The facts of the case and the point of reference are clearly stated in a self-contained note or office memorandum, which shall be submitted in duplicate. Such further data and information is furnished as may be asked by the financial advisor, deputy financial advisor, finance division for the proper disposal of the issues referred to him. अब जो भी रेफरेंस फाइनेंशियल एडवाइजर को भेजे जाते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द चीफ फाइनेंस ऑफिसर कि वो ABC और इन 3 कैटेगरीज के तहत अपनी चीजों को जो है वो प्रिपेयर करके उनको वो भिजवाए और ताकि वो प्रॉपर तरीके से उसकी डिस्पोजल जो है वो कर सके। मेरी आवाज पहुंच रही है लोगों तक? हसनैन, हसनैन खुद होता था एक साद महमूद किधर है? हसनैन, साद महमूद से
मुनीबा, जीशान, इस्माइल शब्बीर, उस्मान नवाज, राबिया रशीद, है उसकी जनरल सिस्टम ऑफ ड्यूटीज जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब मैं उनको मुख्तसरन आप लोगों के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स जो हैं वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि ये एक्चुअली फाइनेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी है उसके साथ ये काम कौन कौन सा करते हैं। इसका काम जो है ये इसका responsibilities and powers of the financial deputy financial advisor in respect of ministries divisions to which they are attached shall be as follows। ये काम उसको अलॉट किया गया है। वो क्या करेगा, इसको दो कैटेगरीज में बांटा है। ये कैटेगरी के अंदर वो लिखते हैं कि ये काम करेगा करंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? करंट एक्सपेंडिचर वो होता है जो कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक महकमा जो है वो अपने अखराजात जो है उसको वो करता है। उसके अंदर क्या चीजें आती हैं? अप्रूवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बजट प्रोविजन। मैंने शायद आपको ये आपके साथ ये शेयर शायद नहीं हुआ कि हम जो सोर्सेज ऑफ बजटिंग है, जो बजटिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर बजट कैसे बनता है, फिर एक्सपेंडिचर बजट पास होने के बाद जब एलोकेशन ऑफ बजट होती है तो एक्सपेंडिचर करने के लिए बजट एग्जीक्यूशन जो है महकमों के या डिवीजन के को हैंडओवर होती है। तो वो जो एक्सपेंडिचर की अप्रूवल करने का प्रोसेस है, बजट को अप्रूव करने का प्रोसेस है, उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जो है वो जरूरी होती है। whatever the expenditure the administrative department is going to incur in the financial year, उसका बजट बनाने के अंदर उसकी अप्रूवल फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू फॉरवर्ड होती है फाइनेंस डिवीजन को। करंट एक्सपेंडिचर के अंदर उसकी दूसरी लमसम प्रोविजन जो है वो रखी जाती है कि कुछ हेड्स जो हैं वो हमारे अप्रूव्ड होते हैं जिनके अंदर बजट अवेलेबल होता है, लेकिन कुछ ऐसा पैसा जो है लमसम प्रोविजन के तहत जो है वो मिनिस्ट्रीज या डिवीजन जो है वो मेंटेन करते हैं, लेकिन दे आर रिक्वायर्ड टू बी कंकर्ड बाय द फाइनेंशियल या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर। ये ऐसा पैसा होता है जिसके बारे में फ्यूचर की किसी इवेंचुअलिटी को कम मीट विद करने के लिए लमसम प्रोविजन जो है वो भी फाइनेंस डिवीजन जो है वो मुतलका मिनिस्ट्रीज या डिविजन्स को देता है, लेकिन विद द कंकरेंस ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर। तीसरा रोल इसका बजट प्रपोजल के अंदर ये होता है कि अगर बजट के अंदर जो पैसा आपको मिला है, महकमों को जो पैसा मिलता है उसके बेसिकली तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका जो होता है वो ये है कि बजट के अंदर उसकी प्रोविजन रखी जाती है। As all of you are well aware of the budgeting process of the government, जिसके अंदर आपके जो बजट का परफॉर्मा होता है उसके अंदर डिफरेंट हेड्स के तहत पैसा जो है वो एलोकेट किया जाता है। तो पहला सोर्स जो है वो ओरिजिनल बजट है जिसके अंदर आपको पैसा मिलता है। दूसरा सोर्स जो है वो आपका री एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का होता है कि अगर एक हेड के अंदर आपके पैसे जो हैं वो
कम पड़ जाएं लेकिन किसी दूसरे हेड के अंदर पैसे जो हैं वो मौजूद हों, तो जहां मौजूद हैं पैसे उसको ट्रांसफर किया जाता है दूसरे हेड के अंदर जहां पैसों की जरूरत होती है। दो तरीके हो गए। अगर ये तरीका भी पैसे पूरे ना कर सके आपके बजट के अंदर महकमे के लिए, तो फिर तीसरी सूरत जो है वो सप्लीमेंट्री ग्रांट की होती है। सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो फाइनेंशियल एडवाइजर उसको ओके करता है, तो फाइनेंशियल सप्लीमेंट्री ग्रांट फाइनेंस डिवीजन को भेजी जाएगी और ये किसी भी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर को मीट विद करने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो रेज की जाती है। आप यहाँ पर प्लीज नोट इट डाउन। आपके पास अगर कॉपी पेंसिल है तो आई विल शेयर विद यू, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स that are concurred by the financial advisor for the concerned ministry or division where he is serving for the financial advice purposes. 3 किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आती हैं। एक सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट, दूसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट का नाम है वो है टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट, और तीसरी जो है वो टेक्निकल एंड रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट। तो प्लीज नोट इट डाउन ऑन योर कॉपीज। 3 किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं। मैंने दोबारा इसे रिपीट किए देता हूं। टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट ये कौन सी है? टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट इज सैंक्शन टू ओपन एंड ऑपरेट ए न्यू बजट हेड। टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट एक नए हेड को ऑपरेट करने के लिए जो दी जाती है उसको टोकन सप्लीमेंट्री ग्रांट कहा जाता है। दूसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट है। इट इज सैंक्शन टू ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम ए ग्रांट और डिमांड as a result of accruing of saving to another grant or demand which needs provision of additional funds. मैंने आपको ये बताया है कि पैसा तीन तरीकों से मिलता है। एक ओरिजिनल बजट, दूसरा आपको मिलता है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का नाम भी दिया जाता है। You people may be asked to comment on the different names of the supplementary grants. तीसरी सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो रेगुलर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, which is sanctioned when saving is not available either through reappropriation of funds from within the same grant or demand, or technical supplementary grant from one grant or demand to another grant or demand. एक हेड से दूसरे हेड में चलने के लिए पैसे जो हैं वो इन 3 किस्म की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के जरिए होती हैं, और इसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी एडवाइस जो है वो देता है। तो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स का नाम जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसको टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का नाम भी दिया जाता है। 5वां रोल जो करंट एक्सपेंडिचर के अंदर एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो रोल प्ले करता है वो है क्रिएशन ऑफ पोस्ट। मिनिस्ट्री और डिवीजन को अगर नई पोस्टें चाहिए हों तो वो अपना एक वर्किंग पेपर तैयार करता है जिसकी मंजूरी वो फाइनेंशियल एडवाइजर या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर से लेता है। छठा रोल करंट एक्सपेंडिचर के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ कंटीजेंट पेड स्टाफ
ऐसी कुछ सूरत हाल के कंटीजेंट पेड स्टाफ जो है वो मिनिस्ट्री जो है वो अप्रूव करती है, तो उसमें भी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। यू पीपल आर आल्सो वेल अवेयर कि राइट ऑफ के केसेस जो हैं, राइट ऑफ लॉसेस के केसेस जो हैं वो भी महकमों के अंदर होते हैं। तो whenever a write-off of loss a case is prepared, it is it is approved by the financial advisor. तो then जो है वो उसकी अप्रूवल जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल होगी। 8वां रूल करंट एक्सपेंडिचर के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर का क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंस डिवीजन ऑन डिफरेंट कमिटीज। महकमों के अंदर बहुत सी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जिनके अंदर फाइनेंस डिवीजन का ये बंदा जो है ये फाइनेंस डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है और एडवाइस अपनी रेंडर करता है। ये पहला ए हेडिंग के तहत करंट एक्सपेंडिचर आ गया, जिसमें 8 पॉइंट मैंने आपको दिए। यू आर जस्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ the advice rendering process of the financial advisor। आगे है बी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के सिलसिले में। ये फाइनेंशियल एडवाइजर जो है he shall be associated with the processing of development schemes from beginning to the completion। He shall be responsible for the scrutiny and approval of development schemes of the federal government। However, before according the approval, the financial advisor shall consult the finance division development wing where necessary to ensure policy coordination। डेवलपमेंट स्कीम्स के अंदर चूंकि पैसा जो है वो ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए ये कोई अप्रूवल देने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो एडवाइस सीख करता है अपने डेवलपमेंट विंग की फाइनेंस डिवीजन के अंदर, ताकि पॉलिसी से कहीं इनहिराफ ना हो जाए। He shall be responsible for scrutiny of development schemes sponsored by the ministry's divisions for conservation of the Central Development Working Party। उन सारे केसेस को ये रिव्यू करता है, स्क्रूटनाइज करता है डेवलपमेंट स्कीम्स को, जो कि CDWP के परव्यू के अंदर फॉल होती हैं या रेफर होती हैं। He shall furnish his views to the additional finance secretary AFS expenditure through finance division development wing। तो जब ये अपने व्यूज देता है फाइनेंस डिवीजन को, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर को, तो फिर इसने कौन कौन सी चीजें जो हैं वो देखनी होती हैं टू इंश्योर ये जो है द स्कीम फिट्स इनटू द ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। इसका काम ये देखना होता है कि क्या ये स्कीम ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेवलपमेंट प्लान के अंदर फिट इन होती है। द स्कीम डज नॉट clash with any other scheme of any other ministry division, either in principle or in detail, and there is no contradictory policy being followed in schemes of two different ministries, divisions or department। पहला तो ये है कि इसने ओवरऑल जो फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन डेवलपमेंट विंग ने जो दी होती है उसके अंदर स्कीम फिट इन हो रही है, मींस वो क्राइटेरिया जो कि ले डाउन फाइनेंस डिवीजन ने किए हैं, क्या उसके अंदर ये पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। कहीं दूसरी मिनिस्ट्री की स्कीम के साथ कोई क्लैश तो नहीं आ रहा कि दो मिनिस्ट्रियां एक ही स्कीम को प्रमोट कर रही हैं, उसको चेक करना जो है वो भी फाइनेंशियल एडवाइजर का या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल है। तीसरी चीज इसके अंदर देयर इज नो डुप्लीकेशन स्कीम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री डिवीजन डिपार्टमेंट्स बोथ इन मेजर वर्क एंड डिटेल्ड वर्क। कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने कोई एक दिया है तो वो हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम के तहत साथ जाके वो कोई क्लैश आ जाए कि दोनों एक ही को प्रमोट कर रही हैं।
The very purpose of all this is कि कोई टकराव ना हो, क्लैश ना आ जाए कि दो मिनिस्ट्रीज जो हैं वो एक ही स्कीम को प्रमोट कर रही हों. इट इज ड्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर टू सी इट माइन्यूटली. आप फाइनेंस जो जो डिवीजन है उसका ये रेप होता है. ये कौन कौन सी डेवलपमेंट स्कीम पार्टीज के अंदर जो है ये अपनी रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस डिवीजन को और अपने मिनिस्ट्री को. द मीटिंग्स ऑफ द डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी शैल बी अटेंडेड बाय फाइनेंशियल एडवाइजर, डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर. मिनिस्ट्री की जो डेवलपमेंट की स्कीम्स होंगी उसमें ये रिप्रेजेंटेशन DDWP के अंदर करेगा. Meetings of the Central Development Working Party shall be attended by the additional finance secretary. अच्छा, ये चीजें जो हैं ये कि डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी होगी तो DDWP उसमें फाइनेंशियल एडवाइजर या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर अटेंड करेगा. लेकिन अगर बड़ी स्कीम्स जो हैं जो कि CDWP के तहत आती हैं वो वाली बड़ी स्कीम होगी तो देन फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं जाएगा बल्कि वहाँ एडिशनल सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर जो है वो उसका मेंबर होगा और वो मीटिंग अटेंड करेगा. उसके साथ डिस्कशन के बाद जो स्कीम जो है वो अप्रूव होगी. नंबर 3, फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइजर्स शैल एक्सरसाइज देयर पावर्स within the guidelines approved by the finance division. आप ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते. इनको बाकायदा प्रिस्क्राइब जो अप्रूव्ड फाइनेंस डिवीजन की गाइडलाइंस हैं वो एक फ्रेमवर्क दिया जाता है और उसके अंदर वो रह के अपनी जो है वो अपने फ़राइज़ की बजावरी करते हैं. अपनी तरफ से नहीं, ले डाउन सारी चीज़ें होती हैं, बाय बुक उन्होंने चलना होता है और वो अपनी एडवाइस रेंडर करते हैं. यहाँ तक रोल जो था वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर का था. आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? इसमें दो तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. एक क्वेश्चन हो सकता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल जो है वो सिस्टम जो वर्क कर रहा है उसके तहत वो कहाँ फिट इन होता है. वो पहली 3-4 स्लाइडें उसके बारे में है. देन उसके बाद जो है वो आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो आ सकता है. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. इसको आप नोट डाउन कर लें कि ये क्वेश्चन आपको 8 से 10 नंबर का पूछा जाएगा इम्तहान के अंदर. तो आपने इसको डिटेल में अगर ना जा सकें तो कम से कम ये पॉइंट्स जो हैं ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल एडवाइज़र या डिप्टी फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर इन तरीकों से काम करता है. करंट एक्सपेंडिचर के अंदर उसका रोल जो है वो इन 8 पॉइंट्स में रहता है. और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में ये दो मुख्तलिफ एरियाज हैं जिनको ये देखता है. और फिर ABC 2 की फर्दर डिवीजन जो है वो की हुई है यहाँ पर. तो इसका रोल जो है क्वेश्चन इतना ही आपने अटेम्प्ट करना होगा. बाकी डेलीगेशन ऑफ पावर्स और फलां स्कीम जो है उसके तहत जो है वो चीज़ें वो स्कोप आपके पेपर से बाहर हैं. जस्ट write down the role and responsibilities that I have given to you people in these 2 slides. Okay, उस्मान नवाज.
जी बेटे, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? स्नेह जरा अलाउ करें उस्मान नवाज को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। कोई मुश्किल लेक्चर तो नहीं हो नहीं नहीं सर, गया? बिल्कुल नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर एब्सोल्युटली क्लियर सर। ओके ओके बेटे। नोमान मसूद। नोमान मसूद नहीं है लाहौर से? इस्माइल शबीर। राबिया रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटे, कुछ चीजें कोई कंफ्यूजन तो नहीं लगी? नहीं सर, सारा टॉपिक क्लियर है। ओके बेटे, ओके ओके। और उसके बाद कासिम रेज्ड हैंड। कासिम का क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एफए जी ऑर्गेनाइजेशन अभी जो बीएफएम एक्ट आया है उसके थ्रू डिसबैंड हो गई है, तो अभी भी ये क्वेश्चन आने का उतना ही चांस है जितना इससे पहले था? देखें, आपका जो सिलेबस है ना उसके अंदर डिलीट अगर मेरा ख्याल है कि हो गई है तो देन चांसेस 50% रिड्यूस हो जाएंगे। तो पिछले जो पेपर तक तो ये थी कि इसके अंदर आपको रोल जो है वो मुख्तलिफ लोगों का रोल उन्होंने पूछा है। एक दफा ये क्वेश्चन आ भी चुका है। चीफ फाइनेंस अकाउंट्स ऑफिसर का भी आ चुका है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी आ चुका है, सॉरी प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का भी आ चुका है। तो ये मैंने सिर्फ 2 स्लाइडें आपको दी हैं, इसको जस्ट आप देख लीजिएगा। एग्जामिनर का कोई पता नहीं है कि वो इसको क्वेश्चन को उठा के दोबारा रिपीट भी कर सकता है। ओके सर। जहांजेब फ्रॉम लाहौर। जहांजेब नहीं। हाफिज फराज। मुनीबा। चलें आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारी एक समरी है जो कि प्रीवियस पैटर्न के तहत चली आ रही है। इसको जरा देखिएगा कि ये जो एक पैसेज मैं दे रहा हूं आपको, इसको जरा को 10 मिनट देखिएगा। मेन पॉइंट्स जो हैं वो आप इसके जरा नोट करें। फिर मैं आपके साथ इसका सलूशन जो है वो मैं शेयर करूंगा। तो जस्ट टेक 10 मिनट्स। इसको जरा बड़ा कर दो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है। जी मैं ठीक उल्फत हूँ। उल्फत अब्बास बात करूं सर, लाहौर से। और उल्फत अब्बास किधर थे आप? 2-3 दिन से बेटे आ नहीं रहे थे। सर वो आपको बताया था ना, इशू था, घर आया था, अच्छा अच्छा, वो हो गया कुछ इमरजेंसी। सेटल? ये सर काफी बेहतर है। तो अच्छा सर ये चलो। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा क्लियर कर दें। ये जो ना काफी ब्लर आ रहा है। आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं? ये सर मोबाइल पे देख रहे हैं, लेकिन ये काफी ब्लर आ रहा है। इसको काफी जूम करके कोशिश की है, लेकिन नहीं क्लियर हो रहा। मैंने इसे कोशिश तो की है कि आपको मैं आपको भेज दूं व्हाट्सएप के ऊपर कुछ जी मसला सर, है? ग्रुप में व्हाट्सएप कर दें, सब देख लेते हैं। हाँ शायद मेरा ख्याल है वहां से ये आपको कुछ बेहतर हो जाए। ये क्लियर बेटे थोड़ा सा कर रहे हैं इसे जरा।
सर अगर क्लियर नहीं हो रहा तो इसका पास पेपर बता दें कौन सा है, तो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। उल्फत अब्बास, उल्फत अब्बास, यस बेटे सर। ये पेपर है, हाँ ये पेपर है समर एग्जाम 21 का। राइट सर, इसको सब देख लेते हैं। समर एग्जाम 21। हाँ 21, इसको आप देखें निकाल के। ये उसकी प्रेसी मैंने उठाई है, नहीं सॉरी, हाँ वही समर 21, समर एग्जाम 2021 जो कि जून के अंदर हुआ था, उसका ये पैसेज है जिसकी समरी तैयार करने के लिए दी गई है। तो प्लीज इसे 10 मिनट देखें, मैं फिर इसका सॉल्यूशन आपको मैं देता हूँ कि हाउ टू हैंडल दैट।
जी वेलकम बैक। अटेम्प्ट हो गई आपकी समरी? आयशा नजम, हंजला, नकाश डूगल, हाँ आओ बेटे जरा। हम्म। Solution करा। जी respectable participants, I hope you people might have attempted the solution of the summary I have given to you people. तो इसके जो मेन पॉइंट्स जो हैं वही आपने अंडरलाइन किए करने थे। बाकी राइटिंग के लिए तो आपका टाइम इतना ज्यादा नहीं था आपके पास। solution जो है, if you people have copy and pen with you, I can share with you people कि मैं कुछ बोल के आपके साथ इसको शेयर कर दूं। इसके अल्फाज जो हैं वो तकरीबन 160 बिलो 170 रहने चाहिए थे। तो क्या मैं आपको लिखवा दूं या आप खुद ही इसको अटेम्प्ट कर लेंगे? जी उल्फत अब्बास, जी अलाउ करें इसको हसनैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ बेटे मैं जी 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 बताइए। सर हम खुद भी अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन अगर आप करवा दें तो जरा हमें एक आइडियल मिल जाएगा, थोड़ा हम उसको अपने के साथ कंपेयर कर लेंगे। अच्छा मैं इसे टाइप नहीं कर सका, लेकिन हैंड रिटन है मेरे पास। मैं अगर बोल दूं तो आप लिख लेंगे? इट विल टेक जी सर बेहतर है। जी सर आप बेहतर है, आप बोल दें। जी मैं बोल देता हूँ। इसकी हेडिंग जो है देखें, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो आ सकती हैं। जो मैंने अटेम्प्ट किया है इसको वो ये है कि इसकी हेडिंग है अब्यूज ऑफ वर्कमैन राइट्स इन पाकिस्तान। अब्यूज ऑफ वर्कमैन राइट्स इन पाकिस्तान। आगे समरी में लिखिए, द वायलेशन ऑफ वर्कर्स राइट्स, the violation of workers' rights is rampant in Pakistan.
Rampant की spelling RAMPANT, rampant in Pakistan. Full stop. These include colon, paid below legal minimum wage. Paid below legal minimum wage, comma, forced to work, overtime without compensation. Comma, risk of losing livelihood. Risk of losing livelihood, comma, bonded labor, BONDED, bonded labor, and child labor. etc. Full stop. Modern labor laws are derived from the Industrial Revolution of the 19th century. दोबारा सुने इसको. Modern labor laws are derived from the Industrial Revolution of the 19th century in Great Britain. Full stop. The Constitution of Pakistan, the Constitution of Pakistan 1973 have 5 different articles to protect workers' rights. To protect workers' rights. Full stop. Prior to 18th Amendment, in the Constitution, in 2010, prior to 18th Amendment in the Constitution in 2010, comma, labor was a federal subject. Comma, but now it has been devolved. Now it has been devolved to the provinces. Full stop. Now it is the sole responsibility of the provinces
Now it is the sole responsibility of the provinces to take up this issue in their own legislative framework in regards to labor welfare. इस सेंटेंस को दोबारा सुने. Now, comma, it is the sole responsibility of the provinces to take up this issue in their own legislative framework in regards to labor welfare. Full stop. Labor welfare laws. Full stop. But it is very unfortunate that provinces failed to implement the existing labor laws, and the incidents of (2012) failed to implement the existing labor laws, and the incidents of 2012 took place in garment factory fire in Lahore and Karachi. Comma, which claimed over 255 lives. Full stop. 255 lives. These incidents have to serve as stimulus for reformation and to implement the working laws, implement the labor laws pertaining to working conditions of workers. Okay, इसको respectable participants इसको अटेम्प्ट करके आप इसकी रोशनी में आप चेक कर लें. उल्फर अब्बास लिखा गया बेटे? जी सर लिखा गया, लिख के चैट में शेयर भी कर दिया. अच्छा, गुड. तो बेटे ये तकरीबन आपके जो उन्होंने 160 वर्ड्स मांगे हैं, तो 5-7 ऊपर हो जाएं या 5-7 नीचे हो जाएं तो वो दैट इज एक्सेप्टेबल. ठीक हो गया? Now we come to the third part of today's session.
इस पार्ट के अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि आपके सिलेबस के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 की एक किताब है। This is Sahar Batul from Islamabad. जी 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 sir, I have a question from summary. मैं पूछ सकती हूँ? जी फरमाइए। जी सर मैंने पूछना था समरी में आप अपनी ओपिनियन ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी आपने बीच में एक लाइन ऐड करवाई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो लेजिस्लेशन है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या रिवाइज करना चाहिए, तो हम अपनी ओपिनियंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह जो लॉजिक आप बना रहे हैं, ऑफ कोर्स वैसे तो लॉजिक उसमें नहीं है पैराग्राफ्स में, हम उसमें एक लॉजिक खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो सर वुड दैट बी फाइन अगर हम बीच में कोई सजेशन वगैरह देना चाहें समरी में? प्रेसी में तो नहीं पॉसिबल, बट समरी में हो सकता है? नो सर, आप नहीं दे सकते, ना ही मैंने दी है। आप लास्ट लाइन उस पैराग्राफ की अपने पैसेज की पढ़िएगा जिसके अंदर उसने लिखा है कि मैं पढ़ देता हूं आपको। One must wonder in light of all this legislation, जो legislation ऊपर हो चुकी है, what the fuss is about, but one must be aware that living in Pakistan, this legislation rarely translates into action. हाँ उन्होंने खुद दी है इसके अंदर कि ये एक्शन से ट्रांसलेट इनटू एक्शन मींस इम्प्लीमेंटेशन। मैंने लिखवाया वर्ड आपको कि लेजिस्लेशन तो जो भी बनी है नई भी बनानी चाहिए थी, लेकिन जो बनी हुई है उसको भी इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है। अच्छा। इसको इस एंगल से आपने देखना है, अपनी सजेशन नहीं देनी, आपने कोशिश करनी है कि जो उसके अंदर दिया हुआ है मटेरियल उसी तक रहें। और मैंने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको दिया था कि समरी के अंदर आपकी अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज जो हैं वो उसकी तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है। जी सर, आपने बताया था, उसको फॉलो करना है आपने। यहाँ भी इस जो समरी है इसके अंदर भी मैंने आपको यही चीज दी है कि मैंने कुछ चीजें जो हैं उठा के थोड़ी सी आगे पीछे उसकी अरेंजमेंट चेंज की है, लेकिन मेजर क्रक्स जो है वो वही चीज रही है जो कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो ऑलरेडी दे चुका। ओके बेटे, समझ आ गई कुछ? जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक और क्वेश्चन था मेरा, जी प्रेसी में बेटे। जैसे एग्जांपल्स वगैरह जो है ना वो ओमिट कर लेते हैं हम, जी, एग्जांपल्स की और प्रोवर्ब्स या कोई भी इस किस्म की लैंग्वेज होती है, तो सर इसको भी इसी तरह ही सिंप्लीफाई करते हैं और एग्जांपल्स जो है वो हम ओमिट कर लेते हैं या इसके अंदर? देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको लाहौर और कराची की जो दी है ना, जी सर। उसको ओमिट तो किया जा सकता था, लेकिन इसके बगैर इसमें रंग भरना मुश्किल हो जाना था। ठीक सर। तो बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको एज इट इज़ लाहौर और कराची का नाम लेके आप उसको बताएं कि 255 लाइव्स जो हैं वो जो हैं वो मतलब कि इसकी नज़र हो गई। और जी सर। फिर मैंने एग्जांपल, बहुत सारी एग्जांपल्स तो मैंने काट दी हैं आपकी, और एग्जांपल्स होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन वेयर यू फील नेसेसरी यू मे ऐड एक वो जो खाने में थोड़ा सा मसाला डालने के लिए अगर एक आध आ भी जाए तो दैट मेक्स नो डिफरेंस, दैट ओनली ठीक हो गया, एम्फसाइज ऑन द पॉइंट यू आर फोकसिंग। ओके ठीक बेटे? हो गया सर। ओके जी सर, थैंक यू। अच्छा बेटे, ये अस्सलाम थर्ड वालेकुम पार्ट। सर। जी 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 बेटे। सर क्या हाल है? रजा बात कर रहा हूँ। जी 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 रजा, आप क्या पूछना सर चाहते हैं? एक क्वेश्चन सर इसी से रिलेटेड था। आपने प्रेसी के सर हमें लिखवाई थी गाइडलाइंस रूल्स प्रेसी बनाने के, लेकिन सर समरी बनाने के आपने नहीं लिखवाए अभी तक रूल्स। अगर वो भी लिखवा देते तो इजी हो जाता सर। अच्छा, समरी का नहीं दिया था मैंने। चले मैं दोबारा अगले लेक्चर में मैं रिपीट कर दूंगा चीजें, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा उसके अंदर मैं दोबारा उन इंस्ट्रक्शंस को मैं रिपीट कर दूंगा और पैसेज उसकी रोशनी में फिर आप तैयार कीजिएगा।
ओके, ठीक है चले सर, रजा, ठीक है, ठीक थैंक है। यू। अच्छा बेटे, थर्ड पार्ट जो है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स प्लीज बी अटेंटिव। थर्ड पार्ट जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट है। 1973 में ये बने थे और ये आपके जो है वो सिलेबस का हिस्सा है। इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो मिनिस्ट्री की वर्किंग या मिनिस्ट्री के जो फंक्शंस है उनके बारे में क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्टली शिफ्टिंग माई सेल्फ एंड योर सेल्फ टू द फंक्शंस ऑफ द मिनिस्ट्रीज, मैं थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि रूल ऑफ बिजनेस कहते क्या हैं, क्या इसका मतलब होता है। आज मैं सिर्फ आपके साथ इसकी वर्किंग के बारे में बताऊंगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर कुछ मैंने कोई 8-10 डेफिनेशंस जो हैं वो ली हैं, जो कि अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थी। और इसकी रोशनी में आगे हम इनके जितने भी डिविजन्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो क्या क्या काम करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, उस पर ले जाने से पहले मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज इसको जरा गौर से देखिएगा। मैंने पार्ट ए के अंदर कुछ डेफिनेशंस ली हैं। वर्ड टाइटल देखिएगा, द रूल्स ऑफ बिजनेस। यहां मैंने बिजनेस को डिफाइन किया है। दिस इज ए बुक, रूल्स ऑफ बिजनेस 73। आप इसको बाजार से खरीद भी सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की बुक है ये, या आप डाउनलोड भी करके इसको देख सकते हैं। तो प्लीज नोट इट डाउन के रूल्स ऑफ बिजनेस को मैंने, बिजनेस क्या है, बिजनेस हेयर मींस ऑल वर्क डन बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फिर मैंने वर्ड लिया है कैबिनेट किसे कहते हैं। कैबिनेट मींस एंड कंसिस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स, ये कैबिनेट कहलाती है। फेडरल सेक्रेटेरिएट को मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर। इट मींस द डिविजन्स ऑफ द मिनिस्ट्री जो हैं ये यहाँ पर फेडरल विच आर रेफर्ड कलेक्टिवली। मिनिस्ट्री और डिवीजन को इकट्ठा जब आप रेफर करेंगे तो फेडरल सेक्रेटेरिएट बन जाएगा। कहीं डिविजन्स की लफ्ज आपको मिलेगा, कहीं मिनिस्ट्री का लफ्ज मिलेगा, तो इसको आप फेडरल सेक्रेटेरिएट के टॉप मैनेजमेंट डिवीजन जो हैं, टॉप मैनेजमेंट विंग्स जो हैं, वो फेडरल सेक्रेटेरिएट से मुराद यहाँ ये है। मिनिस्ट्री क्या होती है? मिनिस्ट्री इट मींस ए डिवीजन और ग्रुप ऑफ डिविजन्स कॉन्स्टिट्यूटेड ए मिनिस्ट्री। अब यहाँ देखें कि बार बार आपका लफ्ज इस्तेमाल होगा डिवीजन, कहीं मिनिस्ट्री आपका लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो मिनिस्ट्री जो है वो एक बड़ा इदारा है जिसके अंदर एक से ज्यादा डिवीजन पाए जा सकते हैं, और डिवीजन का इंचार्ज जो होता है वो आपका फेडरल सेक्रेटरी होता है। आगे चल के मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा कि अभी यहाँ डेफिनेशन की हद तक याद रहिएगा। मिनिस्ट्री इट मींस ए डिवीजन और ग्रुप ऑफ डिविजन्स कॉन्स्टिट्यूटेड ए मिनिस्ट्री। All these definitions are available in the Rules of Business 1973 book. अगर देखने का आपको इत्तेफाक हो तो आप उसमें इसको मजीद आप पढ़ सकते हैं। फिर इसमें डिवीजन का मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है। इट मीन्स अ सेल्फ कंटेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट responsible for the conduct of business of the federal government in a distinct and specify its fair and as declared by the federal government. ये वर्ड यहाँ जो है ये फेयर नहीं है, as specified and declared as such by the federal government. अगली डेफिनेशन के सेक्रेटरी कौन होता है? इट मीन्स द सेक्रेटरी जनरल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहाँ PAL आएगा,
इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये प्रिंसिपल Principal Secretary are acting secretary to the Government of Pakistan in charge of a division or a ministry, and where there is no secretary, the additional secretary or joint secretary in charge of the division of the ministry. बड़ी मिनिस्ट्री होगी तो उसका सेक्रेटरी जो है वो भी हो सकता है मुराद यहाँ पर। जो मिनिस्ट्री छोटी होगी उसका एक डिवीजन पर मुश्तमिल होगी, उसका एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज होगा, और जो और छोटा कोई वर्किंग यूनिट है तो उसको जॉइंट सेक्रेटरी भी हैंडल कर सकता है। ये सेक्रेटरी की डेफिनेशन है। आई हैव टेकन इट फ्रॉम द बुक पब्लिश्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फिर सेक्शन क्या होता है? इट मीन्स ए बेसिक वर्किंग यूनिट इन ए डिवीजन एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। अटैच डिपार्टमेंट किसे कहते हैं? इट मीन्स a department which has direct relation with the division and has been declared as such by the federal government. Attached department. आपका CGA का ऑफिस जो है वो अटैच डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिवीजन का। Subordinate office, it means a federal government office other than a ministry, division or attached department. ये डेफिनेशन जो हैं ये 8-10 मैंने वहां से पिक की हैं। इसके अलावा भी को और 8-10 डेफिनेशंस हैं। इफ यू हैव टाइम तो उसमें से आप गुजरिएगा, आपको थोड़ा सा होराइजन आपका ब्रॉड हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द थिंग्स that are being practiced in the federal government secretariat. Allocation of business जो है हमारे फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर वो कैसे होता है? The federal secretariat shall comprise the ministries and divisions shown in schedule 1. मेरा ख्याल है कि you people have to इस बुक, ये शेड्यूल का जिक्र है तो उन्होंने शेड्यूल लगाए हैं उस बुक के एंड के ऊपर। तो कहते हैं कि फेडरल सेक्रेटेरिएट जो है वो मिनिस्ट्री और डिवीजन के ऊपर मुश्तमिल है जिनके नाम शेड्यूल 1 में उस बुक में दिए गए हैं। वो तकरीबन कोई 25-30 के करीब है। यहाँ तो मैं शो नहीं कर सकता आपको, लेकिन मैंने रेफरेंस आपको दे दिया है कि यू मे चेक इट, या फिर मैं जब उसकी डिटेल में जाऊँ के नाम के फंक्शंस भी शेयर करूँ। नंबर 2 एलोकेशन ऑफ बिजनेस के अंदर द प्राइम मिनिस्टर मे व्हेनेवर कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूट The Prime Minister may, whenever constitute a new ministry consisting of one or more divisions. वज़ीर आज़म जब चाहें वो कोई भी मिनिस्ट्री या डिवीजन नया जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। The business of government shall be distributed among the divisions in the manner indicated in the schedule 2. ये भी उस बुक के अंदर जो है क्या तरीका कौन कौन सा जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट इन डिविजन्स को किया गया है उसकी तफसील भी शेड्यूल 2 उस बुक के अंदर दी गई है कि कौन कौन सा काम कौन कौन सा डिवीजन करेगा। चौथा एलोकेशन ऑफ बिजनेस के अंदर पॉइंट जो है The Prime Minister shall allocate ये वर्ड allocate है,
allocate amongst his ministers the business of government by assigning the several divisions specified in the schedule 1 to the in charge of a ministry. प्राइम मिनिस्टर का ये प्रेरोगेटिव है कि वो बिजनेस को, गवर्नमेंट के बिजनेस को मिनिस्टर्स के दरमियान वो उनको असाइन कर दे, इंट्रस्ट कर दे, उनको हैंड ओवर कर दे, उनको एलोकेट कर दे। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। देन पांचवा एलोकेशन ऑफ बिजनेस के पॉइंट है कि प्रोवाइडेड दैट ए डिवीजन आर ए मिनिस्ट्री, ऑफ नहीं है, ये आर है, सॉरी, ठीक है, डिवीजन ऑफ ए मिनिस्ट्री नॉट शो ए साइन शैल बी इन चार्ज ऑफ दी। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं आपको कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स हो गई हैं कि इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के वो किसी मिनिस्टर को चार्ज उसका जो है वो दे दे, ये उनका सोल इख्तियार है उनका। 6 provided further that more than one division may be assigned to a minister. कि एक मिनिस्टर को अच्छा, यहाँ पांचवें पॉइंट के अंदर जरा गौर कीजिएगा कि इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई, इसका मतलब ये है कि अगर कोई महकमा किसी को अलॉट नहीं होता मिनिस्टर को, तो वो महकमा प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि नून लीग के वक्त में प्राइम मिनिस्टर ने महकमा जो दिफा था वो भी अपने पास रखा हुआ था, और कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं था, और फॉरेन अफेयर्स का भी उन्होंने कोई मिनिस्टर नहीं बनाया था। तो जब किसी मिनिस्टर को नॉमिनेट ना करे प्राइम मिनिस्टर, तो वो चार्ज उसी के पास रहता है जब तक वो चाहे, अदरवाइज वो उसके लिए को नॉमिनेट भी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर को। 6 नंबर है प्रोवाइडेड फर्दर दैट मोर देन वन डिवीजन में बी असाइन टू ए मिनिस्टर, कि एक मिनिस्टर को एक से ज्यादा डिविजन्स जो हैं वो भी एलोकेट किए जा सकते हैं। इट इज द सोल पावर अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि वो किसको क्या इख्तियार देना चाहता है। ये एलोकेशन ऑफ बिजनेस इन द फेडरल सेक्रेटेरिएट जो है, ये स्लाइड उसको शो करती है। आप आते हैं हम कि एक डिवीजन की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होती है। ईच डिवीजन शैल कंसिस्ट ऑफ ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एंड ऑफ सच अदर ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम एज गवर्नमेंट में डिटरमिन, प्रोवाइडेड दैट द सेम पर्सन मे बी सेक्रेटरी इन मोर देन वन डिवीजन। इंचार्ज किसी डिवीजन का एक सेक्रेटरी होता है जो गवर्नमेंट मुकर्रर करती है। Number 2, secretary shall be the official head of the division and shall be responsible for its efficient administration and discipline and for proper conduct of business assigned to the division. Secretary shall organize the division into a number of working units to be known as sections. Word wing भी इस्तेमाल होता है, sections भी इस्तेमाल होता है, और ये टर्मिनोलॉजी जो है ये फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर है, ये आपको इस बुक के अंदर जो है वो आसानी मिल जाएगी। प्रोवाइडेड दैट ए यूनिट व्हिच डज नॉट कंफॉर्म टू ए सेक्शन मे बी ऑर्गेनाइज्ड अदरवाइज देन ए सेक्शन ऑन ए परमानेंट बेसिस इन कंसल्टेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। इनकी वर्किंग, इनके सेक्शंस जहां बनाने की ज़रूरत होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, सॉरी सेक्रेटरी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ मिलके इनकी नेचर जो है विद द अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वो इसको
कन्वर्ट कर सकता है, वर्क की एलोकेशन कर सकता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्क दे आर सपोज्ड टू परफॉर्म। The attached department as allocated to the various divisions are शेड्यूल 3 के अंदर कौन सा जो अटैच डिपार्टमेंट है किस डिवीजन के साथ अटैच है इसकी तफसील भी वहां मौजूद है। Number 5, the business of a government other than the business done in the Federal Secretariat or the attached department shall be conducted through such agencies and offices as the Prime Minister may determine from time to time. प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से इनकी एलोकेशन ऑफ वर्क होती है कि वो किस किस को वो काम जो है एजेंसीज या ऑफिसेस को वो देना चाहता है। देयर मे बी स्पेशल असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर with such stated as functions as may be determined by the president on the advice of the prime minister. आपने देखा होगा कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसके अंदर बहुत सारे स्पेशल असिस्टेंट्स मौजूद हैं, तो ये वजीर आजम का इख्तियार होता है कि वो कितने जो स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं असिस्टेंट्स वो रखते हैं अपने एडवाइजरशिप के लिए, और जो कि उनको वक्तन फ़क्तन उनके लिए उनको एडवाइस मुहैया करते रहते हैं। लेकिन इन ओहदों की अप्रूवल जो है स्पेशल असिस्टेंट्स की वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से उसकी अप्रूवल लेते हैं, लेकिन एडवाइस प्राइम मिनिस्टर को देते हैं। फेडरल सेक्रेटेरिएट का बिजनेस कैसे चलता है, ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस इन द फेडरल सेक्रेटेरिएट। No important policy decision shall be taken except with the approval of the Prime Minister. आप जितना बिजनेस यहाँ फेडरल गवर्नमेंट का होता है फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसके अंदर जो पॉलिसीज चलती हैं वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर से अप्रूव होती। It shall be duty of a minister to assist the prime minister in the formulation of a policy. और वो पॉलिसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाता है, जिनको असिस्ट करते हैं मिनिस्टर साहबान। The minister shall keep the prime minister informed of any important case disposed of by him without reference to the prime minister. अगर कोई इंपॉर्टेंट नेचर का कोई केस मिनिस्टर डिस्पोज ऑफ करता है विदाउट रेफरिंग द केस टू द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसको बताना, इन्फॉर्म करना जो है वो बहुत जरूरी है। वो लेटर ऑन उनको बताना पड़ता है उन्हें। नो डिसीजन ऑफ पॉलिसी टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर शैल बी वेरीड, ऑब्जर्व्ड और इन्फ्रिज्ड विदाउट कंसल्टिंग हिम। किसी भी पॉलिसी जो डिसीजन है जो आपने लिया है वो प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप रिवर्स नहीं कर सकते, आप उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। उसका स्कोप जो है वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल से ही घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसको वेरी किया जा सकता है, उसको ऑल्टर किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल जो है वो उसके लिए कंसल्टेशन जरूरी है। पांचवा पॉइंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के अंदर सब्जेक्ट टू सब रूल 1 जो ऊपर दिया गया है, इसी में 1 शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी कंसर्निंग हिज डिवीजन। हर मिनिस्टर जो है अपने डिवीजन की पॉलिसी बनाने के लिए बनाने का इख्तियार रखता है। No officer other than the secretary, additional secretary, or joint secretary shall take the initiative in approaching a minister in connection with the official business. मिनिस्टर के साथ रब्ता रखने के लिए सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी ओहदे का अफसर ही मिनिस्टर को अप्रोच कर सकता है। इसके अलावा कोई ऑफिसर मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं कर सकता। मीन्स
कि उनके साथ लिंक नहीं रह सकता। ये 3 लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी। अब इसके लिए भी कंडीशन है कि इफ एन एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी होल्ड्स एन ओरल डिस्कशन विद हिज मिनिस्टर, he shall communicate the points made during discussion to the secretary at the best possible opportunity. अगर कोई मिनिस्टर एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी के साथ वर्बल ओरल डिस्कशन करता है, तो पहली फुर्सत में वो ऑफिसर जो है एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी, वो अपने सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करने का मजाज है, उसको उसकी ड्यूटी बाउंड है कि वो अपने सेक्रेटरी को इंटीमेट करे कि मुझे आज मिनिस्टर ने बुलाया था या मेरे से बात की थी। ये बात हुई थी, क्योंकि सेक्रेटरी इज द इंचार्ज ऑफ द डिवीजन। उसके नोटिस में लाए बगैर ये दोनों ऑफिसर जो हैं एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, ये मीटिंग करनी है तो इंटीमेट करना पड़ेगा। अगर मिल आए हैं, फोन पर बात हो गई है इनकी, तो इवन देन व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड बिटवीन द मिनिस्टर एंड द एडिशनल सेक्रेटरी एंड द जॉइंट सेक्रेटरी, it is that these two officers are duty bound to intimate the principal secretary of the division. The head of attached department may see a minister, provided that the secretary of the division concerned shall be informed of the proposed interview so that he can be present if he so desires. अगर हेड अटैच डिपार्टमेंट का हेड जो है मिनिस्टर उसको मिलना चाहता है, तो वो ऑफिसर जो है हेड जो है अटैच डिपार्टमेंट का, वो कंसर्न डिवीजन जिसके साथ वो अटैच है उसके सेक्रेटरी को इंटीमेट करेगा कि मिनिस्टर मुझे मिलना चाहते हैं, तो सेक्रेटरी उस मीटिंग के अंदर भी मौजूद होगा हेड ऑफ अटैच डिपार्टमेंट के साथ। 8वां पॉइंट है, द बिजनेस ऑफ द डिवीजन शैल ऑर्डिनरीली बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय मिनिस्टर इंचार्ज। जो बिजनेस किसी डिवीजन के जिम्मे लगा होता है, वो मिनिस्टर इंचार्ज की जिम्मेदारी है कि उसके बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करे। द सेक्रेटरी शैल असिस्ट द मिनिस्टर in charge in the formulation and execution of the sanction policy. सेक्रेटरी एक्चुअली जो होता है डिवीजन का, वो मिनिस्टर का असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, उसको असिस्ट करता है वो। देयर आर 10-12 different functions that have been assigned to the post of the secretary while formulating and executing the sanction policy of the minister concerned. इस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो चलता है बिजनेस। तो इनके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फेडरल गवर्नमेंट के बिजनेस के लिए क्या तरतीब जो है वो गवर्नमेंट वो रखती है। तो these slides will help you to understand how and where the business of the government is conducted. With this we came to today's session. Next मैं आपका जो है वो different divisions जो हैं उस पर part 3 के अंदर मैं रखूँगा, और पहला डिवीजन है कैबिनेट डिवीजन, उस पर हम बात करेंगे। उसके को 25-30 फंक्शंस हैं, लेकिन मैं आपको उनके इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो 10-12 ही बताऊंगा, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो 10 नंबर से ज़्यादा नहीं आता, यू माइट बी एबल टू अटेम्प्ट इट इजीली। सारे के सारे याद करने ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा कि कैबिनेट डिवीजन जो है, या किसी भी पिछली दफ़ा जो है वो क्वेश्चन आया था डिफेंस डिवीजन के बारे में कि व्हाट फंक्शन डिफेंस डिवीजन परफॉर्म्स। तो कैबिनेट डिवीजन भी इम्पोर्टेंट है। डिवीजन तो खैर सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कैबिनेट डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन और फॉरेन अफेयर्स डिवीजन, ये ज़रा ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
तो इनको मैं पहले टेकअप करूंगा, फिर बाकी भी थोड़े थोड़े जो हैं वो 8-10 पॉइंट्स जो हैं वो माँ के साथ इसमें शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ द क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट्स। हसनैन अलाउ करें इन्हें क्वेश्चन से। क्वेश्चन का जी भाई, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए। शायद उनका माइक काम नहीं कर रहा। स्नान मेरा ख्याल है वीकेंड है, ये किसी का मूड नहीं है सवाल पूछने का। नवीद दियो सवात जी। जी नवीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि ये क्लासेस जो है ये खत्म हो जाएंगी टाइम फ्रेम के अंदर या नहीं? 10 दिन के अंदर? 10 नहीं, जो एग्जाम तक जो टाइम है इसमें खत्म हो जाएंगी या नहीं? बिल्कुल हो जाएंगी। मैं तो इसे खत्म कर दूंगा आपका कोई फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक खत्म हो जाएंगी। ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है। वो वरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मोहम्मद जुबैर फ्रॉम कराची। सर ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन का जो पॉइंट नंबर 3 है ना, ये काइंडली समझा दीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिवीजन का पॉइंट 3 सर, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, इसका ये है कि सेक्रेटरी को इख्तियार है कि वो अपने डिवीजन को किस वर्किंग यूनिट्स के अंदर वो रखना चाहता है। ठीक है। ओके। उसमें वो अगर ऑर्गेनाइज जो करना चाहता है, जो कि परमानेंट बेसिस पर रखना चाहता है अपनी तरतीब के हिसाब से, तो उसको अप्रूवल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से लेना पड़ेगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ कंसल्टेशन से वो परमानेंट बेसिस के ऊपर किसी सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशन करना चाहता है, तो उसकी कंसल्टेशन के बगैर जो है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की वो नहीं कर पाएगा। इट मींस व्हाटएवर द स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन प्रैक्टिस जो है, उसके अलावा कोई चेंज उसको परमानेंट बेसिस के ऊपर वो करना चाह रहा है उसके अंदर, तो he has to consult the establishment division to make such changes. ओके सर, थैंक यू। Any other question? जी, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, कहां से बिलोंग करते हैं? अरसलान जी भाई। जी वालेकुम सलाम। सर मैं मिलिट्री काउंट से जॉब करता हूँ, इस टाइम मुजफ्फराबाद में ड्यूटी दे रहा हूँ मैं इस टाइम। जी जी। सर हमारा डिपार्टमेंट है अटैच डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। जी ठीक हो गया। सर हम कुछ भी क्वेश्चन आज या कुछ भी करते हैं तो हमें हमारे, दरअसल आपको इल्म होगा, हमारे फौज के अंदर जाते हैं यूनिट अकाउंट ऑफिसर, यूए लगते हैं। जी जी। तो सर उनमें उनमें पॉलिसी ये होती है कि जब हम अपने सिविलियन की तरफ देखते हैं रूल रेगुलेशन को, तो जब फौज के अंदर जाते हैं तो फौज वाले अपनी रूल रेगुलेशन हम पे लागू करते हैं, और जब अब हम अपने हेड ऑफिस चले जाते हैं तो वो वहां फिर हमें सिविलियन रूल रेगुलेशन के मुताबिक। बेटे आपकी आवाज कट रही है। जी हेलो हेलो। जी 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 जी। सर वो डील करते हैं, जब हम मिनिस्ट्री को अप्रोच करते हैं तो मिनिस्ट्री वाले
हमें कोई फीडबैक नहीं देते। अब जो आपकी पीछे वाली सर थोड़ी एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जो बेटे इसका मैं जवाब दे दूं, फिर दूसरा सवाल पूछिएगा। जी सर, जी सर। बेटे देखें, आपकी नौकरी जो है, आप जब अटैच होते हैं किसी महकमे के साथ, तो जी सर। वहां पर उनके जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ते हैं। जी सर। ठीक है। जब आप जी अपने सर। हेडक्वार्टर में आ जाते हैं तो आप अपने उस महकमे के रूल जो है उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए ये कोई नई बात नहीं है। जी wherever सर। you are posted, you are मतलब के bound to follow the rules and policies given by that organization। ठीक हो गया। आप दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल सर ये है, सर आपने अभी बताया कि उनके फॉलो रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो सर अब जब हम बेनिफिट में उनके बराबर में आते हैं तो वो फिर हमें वो बेनिफिट भी नहीं देते। वो लोग वो कहते हैं जी नहीं, आप पे ये बेनिफिट लागू नहीं किए जाते। इसका जवाब ये है कि देखें, पॉलिसी गवर्नमेंट की ये है कि जब आप किसी जगह, जिस जी सर। ऑर्गेनाइजेशन में जी नॉर्मली सर। हम डेपुटेशन के ऊपर जाते हैं, तो जी सर। डेपुटेशन पॉलिसी के अंदर ये लिखा होता है कि इनके जितने अमॉलमेंट्स जो हैं वो ये यहाँ ले रहे हैं अपने महकमे में, अगले महकमे में जाने पर उनमें कमी नहीं आएगी। जी और सर। नंबर 2, उस महकमे के अंदर अगर कोई अजाफी मुराद हैं तो वो भी इनको मिल सकती हैं, लेकिन जी सर। सब्जेक्ट टू दैट डिपार्टमेंट के उन्होंने आपकी जो डेपुटेशन पॉलिसी जो है, अपॉइंटमेंट पॉलिसी जो है, उसके अंदर ये लिखवा के आपको जाना होगा। और मेरा ख्याल है लिखा होता है उस लेटर के अंदर कि उस महकमे की मुराद भी आपको मिलेंगी, और पिछले महकमा जो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट है वहां जो पैसे ले रहे थे, जो तनख्वाह ले रहे थे, उससे किसी सूरत कम नहीं होनी चाहिए। इट जी इज सर। जी रूल सर। ऑफ द गवर्नमेंट। आप उनके साथ जो है वो आप टेबल टॉक कर सकते हैं कि जी ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके तहत आप हमें इससे महरूम नहीं कर सकते आप। तो जी बहरहाल सर। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, उनको सही कन्विंस सर। करें थ्रू आर्गुमेंट, जी तो जी सर। वो मेरा ख्याल माने जाएंगे। जी, ठीक हो एनी गया। अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। ओके जी, ओके। हसनैन बस करिए। सर आपको पता है सर, लाहौर वालों को हर चीज क्लियर हो जाती है। गुड 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 सवाल और गुड जवाब है। इसलिए सर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा चले बेटे, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। With these comments, we came to the end of our session. Have a good weekend. Enjoy it.